बोलता हिंदुस्तान पर तमाम दर्शकों का स्वागत है। फ़िलिस्तीन के साथ क्या हो रहा है? फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ क्या हो रहा है? गाज़ा में क्या हो रहा है? नरसंहार हो रहा है या नहीं हो रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट कह रहा है कि हाँ, ये जेनोसाइड हो रहा है। फिर इस सवाल को क्यों दबाया जा रहा है? इस सवाल को क्यों छुपाया जा रहा है? अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर अगर इसको लेकर आवाज़ उठ रही है, तो उन आवाज़ों को छुपाने, दबाने की कोशिश क्यों हो रही है? सवाल ये भी है कि मौजूदा वक़्त में जब अमेरिका अपने नए राष्ट्रपति को चुनने जा रहा है, तो क्या नया राष्ट्रपति आ जाने से कुछ बदलाव आ जाएगा? या फिर नए राष्ट्रपति का इंतज़ार है और एक बड़े जंग की तैयारी है? हमारे साथ अमरीश मिश्रा जी हैं, जो लगातार फ़िलिस्तीन की और गाज़ा की आवाज़ को उठा रहे हैं और उसका खामियाज़ा भी उन्हें उठाना पड़ रहा है, लेकिन वो अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं। अमरीश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। अमरीश जी, हो क्या रहा है? दुनिया में क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी और साथ ही वो आवाज़ जिसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट कहे कि भई हाँ, इज़राइल गलत कर रहा है, जेनोसाइड है ये, आप इसे रोकिए। तो क्या कानून की सुप्रीम अदालत पूरी दुनिया की जब इस बात को कहे, तो एक आम नागरिक इस बात को नहीं उठा सकता है? दूसरा, हालात क्या बता रहे हैं? किस तरफ अब ये पूरा जंग का माहौल जा रहा है? देखिए, इस पे शाकिब साहब मैं बताऊँ कि जो आपने सवाल अभिव्यक्ति की आज़ादी का उठाया और उसके साथ जो बढ़ता हुआ जो इज़राइल हारते हुए भी और हमलावर हो रहा है, ज और नरसंहार की नई ऊँचाइयाँ छू रहा है और अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है। ये देखिए 3 चीज़ें कैसे जुड़ी हुई है। अब आप देखिए, मेरा जो पहला चैनल था अमरीश मिश्रा स्पीक्स, वो जैसे ही 60,000 65,000 सब्सक्राइबर्स पहुँचे, इन लोगों ने निलंबित कर दिया सितंबर में। उसके बाद मैंने नया चैनल बनाया और 1 डेढ़ महीने में वो 50,000 जैसे ही 50,000 क्रॉस किया, 55,000 हो गया अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 उसको सस्पेंड कर दिया कल। सस्पेंड क्या किया? रिमूव किया। ब मतलब वो आप कभी वापस नहीं ला सकते, आप अपील करिए, ये करिए। आपके साथ भी वो हुआ था, फिर प्रेशर पड़ा इंटरनेशनल तो आप लोगों का रिस्टोर हुआ और अच्छी बात है रिस्टोर हुआ। मैं भी ये लेकिन मेरे साथ वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि हम देखिए यहाँ पर समस्या क्या है कि सीधे-सीधे हम ना केवल इज़राइल को चैलेंज कर रहे हैं और हम हिज़्बुल्लाह और हमास की आवाज़ बन रहे हैं और हमारे ऊपर जो यूट्यूब ने चार्ज लगाया, चार्ज क्या हमारे चैनल के खिलाफ कि क्यों रिमूव कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आई एम प्रमोटिंग क्रिमिनल ऑर्गनाइज़ेशन। ये पहली बार भी लगाया था, अभी भी लगाया है। अब क्रिमिनल ऑर्गनाइज़ेशन कौन है? हमास, हिज़्बुल्लाह क्रिमिनल ऑर्गनाइज़ेशन है, क्या यूएनओ मानता है उनको? यूएनओ का कहना है क्या? यूएनओ की टेररिस्ट लिस्ट में क्या हमास, हिज़्बुल्लाह क्रिमिनल ऑर्गनाइज़ेशन है? अमेरिका की लिस्ट में हो सकते हैं, यूरोप की लिस्ट में हो सकते हैं, लेकिन पूरी जो दुनिया है, उसमें अधिकांश देशों की अब आप कंपेयर कर लीजिए, भारत में हिज़्बुल्लाह, हमास आतंकवादियों की लिस्ट में नहीं है। आप पूरे साउथ एशिया में देख लीजिए, आप रशिया में देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, पूरा आप जापान पहुँच जाइए, जापान में भी नहीं है। तो ये केवल अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और इज़राइल इनका अपना वो है, पूरे लैटिन अमेरिका में नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है कि मैं कहाँ किस क्रिमिनल मैं अगर हिज़्बुल्लाह, हमास की वास्तविक चीज़ें जो हो रही हैं, वो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसको तो कोई तो रिपोर्ट करेगा ना, उसको ये लोग करें तो ठीक है, हम करें तो गलत है। क्योंकि ये जानते हैं कि इससे जो भी एक माहौल बनेगा, जनता आंदोलित होती है हम लोग की बातों से। इन लोगों की बातों से ये बता भी देते हैं तो कोई आंदोलन नहीं खड़ा होगा, हमारी बातों से खड़ा हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक आदमी है। तो देखिए ये ऐसे पूरी दुनिया में कर रहे हैं। अभी देखिए इन्होंने आपको बताएँ इंग्लैंड में एक यहूदी प्रोफ़ेसर जो प्रो पैलेस्टाइन था और वो कई प्रदर्शनों में भाग लेता था, उसको उन्होंने कल निकाला। कल उसकी यूनिवर्सिटी ने उसको निकाल दिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने। इसी तरीके से जर्मनी में प्रोसिक्यूशन हो रहा है, कम से कम 4 जर्मन एकेडमिशियंस जो प्रो पैलेस्टाइन अपना रुख रख चुके हैं, उनको नौकरी से निकालने की या उनको हैरेस करने की पूरी बात हो रही है, उनको गिरफ्तार करने की बात हो रही है। और अर्जेंटीना ज जो और क्योंकि देखिए ब्राज़ील जो है वो फ़िलिस्तीन के साथ है, लेकिन अर्जेंटीना का जो प्रेज़िडेंट है,
वो तो सारी हदें पार कर रहा है, वो इतना प्रो इजरायली हो गया है। और अर्जेंटीना एक क्रिश्चियन कंट्री है, वहां इस चीज का देखिए बड़ी बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया होगी। उसने पूरा अपने मतलब जुडाइज्म को जैसे वो डिक्लेयर कर रहा है अर्जेंटीना का ऑफिशियल रिलीजन। आप देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, इजरायली किस खूंखार एक प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। ये केवल बात अब नहीं रह गई है कि फिलिस्तीनियों को वो आजादी नहीं देंगे। अब बात ये हो गई है कि मिडिल ईस्ट में वो जो उनका वर्जन है जुडाइज्म का, क्योंकि यहूदियों का बड़ा हिस्सा जो तोरा को मानता है वो इनके साथ नहीं है, लेकिन ये जो तालमुद को मानते हैं, तालमुद एक ये दो उनके धार्मिक ग्रंथ है, तोरा जो कि पुराना है और तालमुद जो बाद में बना। तो तालमुद में ये लिखा है कि किसी भी नॉन जू को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। उसमें यह है कि अगर एक एक कुएं में एक कुत्ता और गैर यहूदी गिर जाए तो कुत्ते को बचाओ, गैर यहूदी को नहीं बचा सकते। 3 साल की गैर यहूदी बच्ची के साथ आप बलात्कार कर सकते हैं। इस तरह की बातें ये तालमुद में है। और ये देखिए यही विचारधारा जायनिज्म, जायनिज्म और कुछ नहीं, यही है कि पूरा जो गैर यहूदियों के मानव अधिकारों को नष्ट करो, जैसे हिटलर मानता था कि जर्मनी के अलावा किसी के पास कोई मानव अधिकार नहीं है। और वही इजराइल कर रहा है कि जो तालमुद वाले जूस हैं उनके अलावा किसी के पास जिंदा रहने का अधिकार नहीं। मजेदार बात आपको एक और बताएं, मैं एक्चुअली मेरा जो दूसरा चैनल सस्पेंड हुआ इसके पीछे, मतलब सस्पेंड नहीं, रिमूव हुआ, इसके पीछे एक बड़ी चीज है। क्योंकि 3 नवंबर, परसों 3 नवंबर 2024 को मैं लखनऊ गया था, बड़ा इमामबाड़ा में। वहां पर आप जानते हैं कल्बे जवाद शिया धर्म गुरु हैं और बड़े जो उलेमा इकराम है, शिया सुन्नी दोनों, वो इकट्ठा हुए थे। और बाकायदा परमिशन लेके सरकार की प्रोग्राम हुआ था जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी जानी थी, यानी सैयद हसन नसरुल्लाह, यहिया सिनवार, इस्माइल हानिया और जो तमाम लोग शहीद हुए हैं, और आम जनता जो वहां पर जो शहीद हुई। और उसमें मैं उस पर मैं बोला, मेरी 9 मिनट की स्पीच मैंने जैसे ही उसको डाला अपने चैनल पे, वैसे ही आप देखिए कल सुबह डाला, कल शाम तक चैनल हमारा रिमूव हो गया। और उसमें हमने अपनी स्पीच में हमने मतलब, अब बताइए पूरी परमिशन के साथ वो ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वही बाकी लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन मेरा चैनल रिमूव कर दिया। अब आप देखिए ये इस तरीके की जो इस स्तर पे जो चीजें आ गई हैं कि इसमें इनको ये सच में डर लग गया है कि अभी क्या है कि मुसलमान दब नहीं रहा है। मुसलमान जो है वो देखिए अभी भी पूरी दुनिया में मेजोरिटी वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। सऊदी अरब इसराइल के साथ दोस्ती करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और सऊदी अरब ने स्टैंड ले लिया है कि जब तक फिलिस्तीन राज का फैसला नहीं होगा तब तक हम इसराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं करेंगे। तो इतनी बड़ी अमेरिका की प्लानिंग, क्योंकि इनकी तो प्लानिंग 7 अक्टूबर के पहले यही थी कि ईरान और इसराइल और सऊदी अरेबिया अगर मिल गए तो फिर तो बात खत्म हो गई, इस्लामिक वर्ल्ड में कोई रह ही नहीं गया। और सब हमारा फिर मतलब फिलिस्तीनियों के अधिकारों को हम खत्म कर देंगे, थोड़ा बहुत अपना रखेंगे। उसमें जो 7 अक्टूबर ने खेल कर दिया, और फिर सऊदी अरेबिया पीछे हट गया, इजिप्ट पीछे हट गया, सभी पीछे हट गए। और फिर ईरान की सऊदी अरेबिया से दोस्ती चाइना ने कराई। तो ये जो जियो पॉलिटिक्स इस समय जो 7 अक्टूबर के बाद संभव हो सकी, जो ग्राउंड पे एक्शन लिया यहिया सिनवार के सिपाहियों ने, अगर ये बात हम करें तो क्या ये बात सच्चाई नहीं है? ये बात चाइना रशिया सब जगह हो रही है, उसको तुम क्या रोक नहीं सकते? दूसरी आपको बात बताएं, रशिया के कोर्ट ने 26 डिसिडियल डॉलर, यानी आप दो अक्षर के बाद 36 जीरो लगाइए, वो अमाउंट ही उसका आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो यूट्यूब और गूगल पे लगाया फाइन। क्यों? क्योंकि रशिया के जो लीडर्स के इन लोगों ने चैनल यूट्यूब से गायब कर दिए, वहां से उनको रिमूव कर दिया। बताइए। और रशिया ने इस बात पे आप सोचिए कि 26 डिसीनियल, यानी 26 के बाद आप 36 बार जीरो लगाइए, उतना उतना फाइन ये रशिया ने ठोका इन पे। जो मतलब एक सांकेतिक है वो, ये दिखाते हुए कि अब ये सब प्लेटफॉर्म बेकार हो रहे हैं। अब बेसिकली रशिया और चाइना का अपना सिस्टम है, उनका अपना यूट्यूब है, मतलब यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स है। तो उसी तरीके से पूरी दुनिया को आगे बढ़ना होगा, जैसे डॉलर को रिजेक्ट करके
नई करेंसी की तरफ आना है। ब्रिक्स में जो अभी भारत भी गया था, तो ब्रिक्स में जैसे हुआ था। तो अब देखिए, अब ऐसे माहौल में हम आते हैं उस पे कि यूएस के इलेक्शन हो रहा है और फिलिस्तीन के ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो आप देखिए कि अभी परसों नरसों का जो डेवलपमेंट है कि जो इजराइल है वो खियाम की लड़ाई हार गया। अब खियाम बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि लेबनान और इसराइल के बॉर्डर का वो बॉर्डर टाउन था, जिसपे पिछले एक हफ्ते से इसराइल ये कोशिश कर रहा था हम कुछ तो अंदर घुसे, कम से कम हमें ये कहने को मिल जाए कि 1 किलोमीटर हम लेबनान की टेरिटरी में घुसे हैं, वहां हमने इसराइल का झंडा गाड़ा। ये वो पिछले एक हफ्ते से लगातार लड़ाई हो रही थी। और खियाम की लड़ाई में मतलब जो खबर है कि 300 से 400 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं, हजारों घायल हैं, और इतनी बार हमले हुए हैं और वो उनको पीछे हटना पड़ा है। और 20 लेबनानी सिविलियंस को केवल वो मार पाए, जो उसके खियाम के खियाम एक छोटा सा गांव है। तो वो मेरे ख्याल से उसकी उसकी डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं बोल रहा, हाँ, नबातिया, वो जो नबातिया गवर्नरेट है उसमें है। तो और मरजुआ डिस्ट्रिक्ट है। तो वहां पर जो आसपास के कुछ इलाकों से वहां सिविलियंस आए थे लेबनीज, गांव वाले, उनको मार दिया। केवल ये अपनी उपलब्धि, हिजबुल्लाह ने उस पूरे इलाके में ऐसे घात बिछाई हुई थी कि जहां इजरायली सोल्जर जाते वहां उनको हिजबुल्लाह की एक टीम छुपी हुई मिलती। और वहां सुरंगें नहीं है। वहां पर सोचिए आप, वहां झाड़ियां बना, आर्टिफिशियल झाड़ियां बना के छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच से इन लोगों ने किस तरीके से, हिजबुल्लाह ने इनका पूरा खेल खराब कर दिया। दर्जनों मरकवा टैंक धू धू करके जल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब ख्याम आप हार गए, अब आप दूसरी जगह से भी, कई जगह से आप ट्राई कर चुके हैं लेबनान में घुसने की, नहीं घुस पा रहे हैं। लेबनान में मामला स्टेल एक तरह से वो हो गया है कि आप बार बार घुसने की कोशिश करते हैं, पीछे ढकेले जाते हैं। उसके बाद गाजा में अजीब ही चीज हो रही है, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। गाजा में जिस तरीके से, जैसे इन्होंने कहा था जनरल प्लान हम लागू करेंगे नॉर्थ गाजा में। अब जनरल प्लान यही था कि वहां से हम फिलिस्तीनियों को भगा देंगे, तो लाखों फिलिस्तीनी हैं, नॉर्थ से हम साउथ भेज देंगे, जैसे बार बार भेजते रहे, लेकिन वो फिर ये वापस आ जाते हैं। अब ये हो गया कि कोई भी इजरायली या फिलिस्तीनी सिविलियन वहां नहीं जा सकता, वो क्लोज मिलिट्री जोन है। अब उस क्लोज मिलिट्री जोन में पिछले 10 दिनों में 11 कमांडर इसराइल के मारे गए, कमांडर। वहीं पर जो इसराइल का डिफेंस चीफ आईडीएफ का हर्जी हलेवी, अभी आपने सुना होगा, 2 दिन पहले मैंने भी डाला था, 2 दिन पहले वो वहां गया था मुआयना करने, वो 70 सेकंड से बचा है, 70 सेकंड से वो बचा है, नहीं तो वो मार दिया जाता। और गोस्ट यूनिट जो आईडीएफ की सबसे मजबूत यूनिट है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। और उस गोस्ट यूनिट के 4 लोग मारे गए, मतलब वो ऐसे जा रहा है, वो बच गया, उसके पीछे 4 लोग मार दिए गए। और उसके बाद कल फिर मारे गए गोस्ट यूनिट के। और आज जो खबर आ रही है कि आज बार बार जो इमारतों पे जहां पर भी वो शरण लिए हैं इजरायली सोल्जर, वो मारे जा रहे हैं। तो हिजबुल्लाह ने टेक्निक बदली, अरे सॉरी, ये हमास ने टेक्निक बदली। अब क्या टेक्निक बदली? जैसे वो इमारतों में एक्सप्लोजिव लगाते थे, अभी तक क्या था कि वो इमारत की पहली मंजिल पे एक्सप्लोजिव लगाते थे। तो इजरायली सोल्जर 2-3 बार वहां फंसे और वो उड़ गए वहां पे पहली मंजिल पे। तो उन्होंने ये पैटर्न ये सोचा कि आप पहली मंजिल में ये लोग लगाते हैं, तो वो जा रहे थे। इस बार वो और उन्होंने दूसरी मंजिल तो सेफ है, वो दूसरी मंजिल से, अभी कल की घटना है, दूसरी मंजिल से जा रहे थे, इस बार हमास के दूसरी मंजिल में लगा दिए। अब ये खेल देखिए आप, ये उन्होंने दूसरी मंजिल पे लगा दिया और वो दूसरी मंजिल पे पहुंचे। उन्होंने सोचा कि पहली मंजिल पे होंगे तो उनके साथ लोग थे जो एक्सप्लोजिव्स को डिसमेंटल करेंगे, करेंगे। वो दूसरी मंजिल पहुंचे, मतलब पहुंचे ही थे, अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, तब तक ब्लास्ट हो गया और वो मारे गए। अब बताइए, ऐसी लड़ाई में जो आईडीएफ कह रहा है कि हम 2 जगह फंस गए हैं। हमास तो ऐसी फोर्स है जो दिखती नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो लोग, और वो कहाँ से मारते हैं, अपने टैक्टिक्स बदलते रहते हैं। और लगातार उनका जो उनकी क्रिएटिविटी है, जिसको मिलिट्री क्रिएटिविटी कहते हैं, इसमें हम फंस जा रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह को हमने सोचा था कि वो कम से कम हमास नहीं, ये दिखती तो है कि हमारा उसकी सेना एक है प्रॉपर, और लेकिन वो भी जो गुरिल्ला स्टाइल में लड़ रही है, वो वहां पर फंस जा रहे हैं। क्योंकि उनको देखिए वहां की स्थिति, वो गाजा नहीं, वो मतलब लेबनान, लेबनान में मैदानी इलाका, अब खुले मैदान, मतलब जहां पर बड़ी सेना आप ले जाइए आप जीत सकते हैं।
लेकिन वहां पर चक्कर क्या है कि जो वहां की टेरेन है, वहां पर छोटी छोटी झाड़ियां हैं, बीच बीच में कोई जंगल ऐसा नहीं, छोटी छोटी झाड़ियां हैं, छोटे छोटे पहाड़ियां हैं। अब उसके बीच से निकल के हिजबुल्ला वाले घात लगा के मारते हैं, क्योंकि वो उस टेरेन को जानते हैं, लंबे समय से वहां ट्रेनिंग करते रहे। इतना लंबा समय हो गया, 20 साल से ऊपर। अब सो इसलिए इजरायली वहां भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप गाजा में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप लेबनान में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वेस्ट बैंक में भी लगातार आप पिट रहे हैं। आप सिविलियंस पे आप जुल्म करिए, उनको ले जाइए उठा के, ये सब। लेकिन वेस्ट बैंक में आज की घटना, जेनिन जो इलाका है, उसमें कम से कम छह छह एक्सप्लोजिव छोड़े पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, और आईडीएफ के 2 बुलडोजर, 2 मिलिट्री व्हीकल उड़ गए। तो अब आप बताइए, ये पूरी जो सिचुएशन है ग्राउंड की। अब अमेरिका में जो चुनाव है उसमें आप ये कह रहे हैं कि अब हम, क्योंकि आप गाजा नहीं जीत सके, लेबनान नहीं जीत सके, तो ईरान पे केंद्रित करो। अब ईरान पे केंद्रित करो मतलब ईरान को एक एक वॉर में, ईरान के साथ एक वॉर में आ जाओ। एक बार ईरान के साथ खुल के लड़ाई हो जाएगी तो फिर बाकी सारे देश, सऊदी अरब वगैरह फंस जाएंगे कि किधर जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन उधर रशिया और चाइना का पूरा दबाव। तो ये देखिए जो पूरी स्थिति है, इसमें अमेरिका, इजराइल देखिए सरेंडर करेंगे, क्योंकि इनके पास और ऑप्शन नहीं। अमेरिका का प्रेसिडेंट का चुनाव हो भी गया, 20 जनवरी के पहले नया प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकता। पूरा ट्रांजिशन का फेज है। जो भी हारेगा वो देखिए, जो जीतेगा उसको गाली देगा। वहां पर इतना ज्यादा टेंस माहौल है, एकदम भारत जैसा। जैसे कभी बिहार में हुआ करता था कि दोनों एक दूसरे को वोटर फ्रॉड के लिए अक्यूज कर रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि हम रिजल्ट नहीं मानेंगे। बताइए, ये अमेरिका में हो, दोनों कह रहे हैं कि हम रिजल्ट नहीं मानेंगे अगर हम हार गए। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका में अगर ये स्थिति, और अब देखिएगा आप, आज तो ये आज 5 नवंबर है, आज तो वोट पड़ रहे हैं, और तो वहां पर 6 या 7 या 8 तक देखिए झगड़ा ही होते रहेंगे। पिछली बार भी ये हुआ था, बहुत कम ये वोटों से ट्रम्प हारा था, और उसके बाद बवाल हुआ, जनता आ गई, उन्होंने व्हाइट हाउस पर हमला कर दिया, कभी कोई सोच नहीं सकता था। तो अब अमेरिका जब में अस्थिरता है, तो उस अस्थिरता के चलते उसमें नेतन्याहू ये सोच रहा है, इस अस्थिरता का फायदा उठाए हम ईरान से, हम लड़ाई में कूद जाएं आग मूंद के, चाहे हम पिटे, चाहे हमारे लोग पिटे, लेकिन अमेरिका को आना पड़ेगा मदद के लिए। लेकिन आप ही बताइए, ये सोच जो है, ये एक तो चलिए नरसंहार वाली सोच है। जबलिया में इन लोगों ने जो नरसंहार अभी भी कर रहे हैं, हालांकि पिट रहे हैं, जनता हट नहीं रही वहां से। अभी एक वीडियो आया 2 दिन पहले, जिसमें ये साफ लोगों, जनता प्रदर्शन कर रही है जबलिया में, उत्तर गाजा में, जहां वो कह रहे हैं कि हम अपमान के बजाय मर जाना हम प्रेफर करेंगे। तो ये जब पूरी एक मतलब डेथ बिफोर ह्यूमिलेशन, ये वो कह रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखिए कि आने वाले दिनों में और ज्यादा लड़ाई तीखी होने जा रही है, इजराइल और हमलावर होगा, और ज्यादा सिविलियंस की किलिंग्स होंगी। लेकिन उसी के साथ साथ रेजिस्टेंस की भी मार बढ़ेगी। और आपको बता दें, आज की घटना सिसेरिया पे, नेतन्याहू के घर पे 5वां हमला हुआ है, 5वां फिर। अभी वो सारे डिटेल, उसका उसका बेसिक आ गया है, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी नहीं आए हैं। आज 5वां हमला हुआ। मैंने आपसे कहा था कि नेतन्याहू की घेराबंदी हो रही है। उधर हलेवी बचे हैं 2 बार, इसके पहले भी उन पर अटेम्प्ट हुआ था, ये 2 बार बचे हैं। इसी तरह से शुरू होता है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बार एक न एक दिन वो मारे जाएंगे। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस सेनाओं को तो हरा ही रहा है, व्यक्तियों पे भी केंद्रित कर रहा है, और असैसिनेशन की पॉलिटिक्स भी वो भी कर रहा है। माफ करिएगा। तो इसलिए ये देखिए पूरी सिचुएशन है, और अमेरिका का जो चुनाव है वो अस्थिरता को और बढ़ावा देंगे, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। और दुनिया जी। का जो पेंडुलम है वो रशिया, चाइना, ईरान की तरफ झुक गया। जी। अमरीश जी, आखिर में ये समझना चाहेंगे कि ईरान की क्या तैयारियां दिख रही हैं? अगर ईरान कोई बड़ा हमला करने की तैयारी में है और इजराइल के किसी भी हमले या किसी भी ऐसी चीज का जवाब देने के लिए वो अगर तैयार है, तो क्या कुछ आपको नजर आ रहा है कि ईरान की इस तरह की तैयारियां किस तरह से दिख रही हैं और वो तैयारियां कितनी घातक हो सकती हैं इजराइल के लिए? नहीं, तैयारी के बारे में आपको बता, आज रशिया ने ईरान की
मतलब क्योंकि ईरान के पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपनी सैटेलाइट स्पेस में भेज सके। रशिया ने भेजी। आज बकायदा पूरा ये एडवर्टाइज हुआ है, 2 इरानियन सैटेलाइट, उनको रशिया ने स्पेस में भेजा। अब क्यों भेजा? क्योंकि सैटेलाइट से इस बार जो हमला होगा, ईरान जो हमला करेगा, उसमें वो सैटेलाइट से नेविगेट करते हुए मिसाइल छोड़ेगा। अब ये जो अच्छा, इजराइल इस चीज को यूज, इजराइल के पास भी उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन है। अमेरिका के पास पूरी मजबूत सैटेलाइट व्यवस्था है कि पूरा सैटेलाइट के माध्यम से वो मिसाइल कहीं भी मार सकता है। अब वही व्यवस्था अगर ईरान के पास आ गई, और क्यों आ रही है और अभी क्यों एडवर्टाइज किया जा रहा है? इसीलिए किया जा रहा है कि इजराइल के ऊपर हमला होने वाला है, और ये हो जाएगा। जो मैंने आपसे कहा था कि 5 नवंबर के पहले या 5 नवंबर के बाद, अमेरिका के चुनाव रिजल्ट के तुरंत बाद, मतलब ये जो विंडो है 20 जनवरी तक का, इसके बीच बड़ा हमला होगा, और उसकी पूरी तैयारी हमको दिख रही है। ईरान के अब जो सिचुएशन है, ईरान के पास जो हथियार हैं सो तो है ही, और उसने दिखा दिया है कि 12 मिनट में वो 2000 किलोमीटर तय करके इसराइल अ, अ, उसके मिसाइल्स पहुंच सकते हैं, आईसीबीएम। यमन के पास आईसीबीएम आ गए हैं, किसी ने सोचा नहीं था। अब जब सैटेलाइट के थ्रू आप करेंगे तो आप 4 मिनट में आप आईसीबीएम सीधे इसराइल में पहुंच जाएगी। और इस बार ईरान ने कह दिया है कि इस बार देखिए जो कैजुअलिटीज है, हमने अभी तक सिविलियन एरियाज को नहीं मतलब टच नहीं किया। आर्मी के भी लोगों को हमने कोई ऐसा टारगेट करके बहुत ज्यादा नहीं मारा, कुछ मारे गए, लेकिन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट किया। इस बार तो हम पूरा बर्बाद कर देंगे। फिर हम देखेंगे नहीं कि उसमें सेना के लोग मर रहे हैं, नहीं मर रहे हैं। सिविलियन टारगेट्स के बारे में भी उन्होंने कहा कि अगर सिविलियन टारगेट्स इस तरीके के हैं जो फिलिस्तीनियों पे नरसंहार कर रहे हैं, जैसे वेस्ट बैंक में कुछ सेटलमेंट्स हैं जिनको बंदूकें दी गई हैं, जो वहां के फिलिस्तीनी गांवों पे हमला कर रहे हैं, तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये पूरी देखिए बात है। तो ये देखिए दोनों तरफ से, जिसको कहते हैं कि हम एक बहुत ही, किसी भी मैच में आप देखिए उस तरह की सिचुएशन होती है कि एकदम बराबर की टीम ने, और जबकि इसराइल बराबर की कहने के लिए, लेकिन चलिए मान लेते हैं, तो एकदम आमने सामने हैं, उनके पीछे जो सुपर पावर्स हैं वो भी सामने हैं, और उसमें जो है दुनिया जो है और संगीन युद्ध की तरफ बढ़ेगी। कोई समझौते का सवाल ही नहीं। बहुत शुक्रिया अमरीश जी, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।